फ्रेंड्स, आई एम अनुराग अग्रवाल एंड अभी इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैंने कुछ 10 वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाले हैं एंड आई होप सो कि ये आपके मार्क्स को और आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे एग्ज़ाम में। मैंने एग्ज़ाम में 160 मार्क्स आई हैव गॉट इन 18 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट। सो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए तो सही हुई थी। सो आई होप आपको भी ये स्ट्रेटजी हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एग्ज़ाम रूम का कंप्यूटर स्क्रीन। ये मुझे पहले से नहीं पता था। सो आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे और उनके ऑप्शंस बीच में होंगे। ओके, सो एक चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, फ़ॉन्ट आपको स्टार्टिंग में छोटा दिखेगा, लेकिन आप चाहें तो उस फ़ॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो ये आपको वहाँ पे आज़ादी है इस चीज़ की, ठीक है। सेकंड, क्वेश्चंस नीचे की ओर हैं। सो ये तो एक कंप्यूटर स्क्रीन का मैंने आपको एक आइडिया दिया कि वहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी है, ठीक है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और जो स्क्रीन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस में इंग्लिश की स्क्रीन छोटी हो गई थी और हिंदी की स्क्रीन एक्सटेंड थी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉलिंग के थ्रू क्वेश्चन को देखना होगा। ओके, तो ये हो गया पॉइंट स्क्रीन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा स्ट्रेटजी पर आते हैं कि कैसे क्या स्टार्टिंग में चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको पेपर स्टार्टिंग से ही फास्ट करना है। मीन्स पेपर आप स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप एक ही क्वेश्चन पे ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको पेपर फास्ट स्टार्ट कीजिए। साथ ही डू नॉट ओवर थिंक ऑन वन क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम अपना दे दिया तो एंड में जो क्वेश्चन आपको आता होगा वो आपका स्किप हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में पेपर फास्ट कीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर या फिर कि आपको कितना फास्ट करना है। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी जो मैंने अपनाई थी वो ये है कि स्टार्टिंग के 90 मिनट्स में, और ये अधिकतम बता रहा हूँ मैं, बल्कि 90 को आप जितना डिक्रीज हो सकता है उतना डिक्रीज कीजिए। अगर 80 में हो जाए तो और भी अच्छी बात है कि स्टार्टिंग के 80 मिनट में आपको 6 सब्जेक्ट उठाने हैं और लास्ट के जो आपके 90 या 100 मिनट्स हों उनमें आप बाकी के 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग उठाइए। इसका मतलब अगर आपने मैथ और रीजनिंग एंड में उठाने हैं तो ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये क्या हैं? ये हैं आपके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट। ये 6 सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में उठाने हैं। अब इन 6 सब्जेक्ट में आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ऑर्डर में तो आ नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या करना है। देखिए, मैं आपको इसका एक ऑर्डर बता दूँ। पेपर जब स्टार्ट होगा तो आपको स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलेगा जीएस। ओके, और जीएस में थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके आसान होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आ रहा है उस आंसर को लगाइए एकदम, और नहीं भी आ रहा है तो सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। जीएस आएगा, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा इंग्लिश। जीएस के बाद आएगी आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आपको देखने को मिलेगा साइंस, और साइंस के बाद, अच्छा अब यहाँ क्या होगा, जीएस आ गया, इंग्लिश आ गया, साइंस आ गया। फिर यहाँ मेरे पेपर में जो हुआ था कि इसके बाद आ गई थी रीजनिंग। तो आप सोच रहे होगे कि सर साइंस क्या मैनेजमेंट नहीं था? साइंस के बाद उन्होंने रीजनिंग उठा ली थी। रीजनिंग के बाद 5-6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे। फिर आई थी आपकी मैनेजमेंट के बाद अगेन आपकी मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई। तो मैनेजमेंट बीच में है, रीजनिंग और मैथ के बीच में। और फिर लास्ट में आया था हिंदी। अच्छा, एक सब्जेक्ट मेरा रह रहा, हाँ, एक सब्जेक्ट आपका
कंप्यूटर स्किप हुआ है, तो कंप्यूटर यहाँ पे आना था। तो जीएस, इंग्लिश, साइंस और आपका कंप्यूटर, देन फिर रीजनिंग, मैनेजमेंट, मैथ और हिंदी। तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि पहले ये 4 सब्जेक्ट उठाने हैं, फिर हिंदी उठाइए और हिंदी के बाद उठाइए मैनेजमेंट। ये मेरी स्ट्रेटजी थी और इतना मैंने फिनिश कर लिया था 80 to 90 मिनट में। ज़्यादा नहीं सोचना है, लगाते जाइए, स्पीड में कीजिए, ठीक है। सो ये थी अल्टीमेट स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब कुछ और पॉइंट जो बहुत स्पेशल हैं, जो मैंने इस एग्ज़ाम से सीखे हैं एंड ये हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला पॉइंट, हर एक क्वेश्चन में आपको मतलब अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। लॉजिक मतलब कॉमन सेंस। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं मैं उन्हीं से आपको एग्जाम्पल देता हूँ और आप देखेंगे कि आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। जैसे कैसे, देखिए, जैसे ये एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन क्या था कि इनमें से क्या है जो चोल शासकों ने बनवाया है। अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आपने हिस्ट्री को ऊपर ऊपर भी देखा है तो आपको पता होगा कि चोल जो थे वो कहाँ पे रहते थे, साउथ इंडिया में। अब कुतुब मीनार कहाँ पे, सबको पता है दिल्ली में है। आराई दिन का छोपरा और कुतुब मीनार दोनों ही आपके नॉर्थ में आते हैं। आराई दिन का छोपरा आपका राजस्थान में आता है और कुतुब मीनार दिल्ली में आता है। और ये दोनों ही बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अब क्या बने, अब ऑप्शन में आया बृहदीश्वर मंदिर और मल्लिकार्जुन की गुफाएं। तो देखो, चोल शासकों ने, अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा सा भी पढ़ा तो आपको आइडिया होगा कि मंदिर जो है वो बहुत सारे मंदिर इन लोगों ने बनवाए थे। सिर्फ आपका बृहदीश्वर मंदिर नहीं, इसके अलावा भी। और गुफाएं जो है, तो गुफाएं, मल्लिकार्जुन की गुफाएं आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो जब आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं तो आपको सोचना है कि इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया, इसमें भी थोड़ा सा सोचिए, ज़्यादा नहीं सोचना, हल्का। कि देखो, मल्लिकार्जुन की गुफाएं, अजंता की गुफाएं सुनी है, एलोरा की सुनी है, ये मल्लिकार्जुन कहाँ से आए, तो इसका आंसर है बृहदीश्वर मंदिर। तो इस तरीके से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़े ऐसे। अब जैसे कि आपका, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें आप देखेंगे कि अब लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का है। मैंने लिखा भी है कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप स्टैटिक जीके की नॉलेज से लगा सकते हैं। कैसे? इसमें था FAO। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल मिलेट्स डे। अब उनका क्वेश्चन था कि इसे इन्होंने कहाँ पर सेलिब्रेट किया। अब सोच कर देखिए, क्या ये क्वेश्चन किसी को आता होगा? मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया ये भी समझ में आता है। 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर बनाया गया है, ये भी समझ में आता है कि चलो ये हमने जीके में देखा है, हमने करंट अफेयर में देखा। ये थोड़ी ना देखा कि ये कहाँ सेलिब्रेट किया, जो भी इंडिया के बाहर। तो इसमें वो ये नहीं था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था कि आपको आंसर पता हो। उनका था कि आप दिमाग लगाओ। कैसे? FAO का हेडक्वार्टर, हम लोग स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अगर आपको पता है कि ये रोम में है, मतलब इटली में है, रोम इटली इसका हेडक्वार्टर है। जैसे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पता होगा फ्रांस में है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते थे कि FAO का हेडक्वार्टर रोम में है, तो इंटरनेशनल मिलेट्स डे FAO ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यही होगा, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर के पास आइए। और देखिए, एक और देखिए, जैसे ये था क्वेश्चन। अब आपको फील होगा कि सर ये तो इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स नहीं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या मिलेगा? अब आंसर ऑप्शन में GDP था, NNP था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन आपको भी पता है कि किसी भी टोटल को टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एवरेज, उसका औसत। और ऑप्शन में था प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक इंसान की आय या औसत आय। तो बस आंसर हो गया, आपने कॉमन सेंस का यूज किया। दिस इज़ द कॉमन सेंस जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि कई आंसर आपको नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल किया तो आपको कई क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया था कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? मुझे इसका आंसर नहीं आता था,
लेकिन मैंने देखिए मुझे ऑप्शन याद है, देखिए मैंने पेपर दिया है इसलिए मैंने ऑप्शन लिखे हैं। ऑप्शन था भीमसेन जोशी, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान। अब मुझे ये बताया कि रविशंकर तो नहीं है, मैंने कहीं ना कहीं इनका किसी और चीज़ में सुना हुआ था। तो अब बिस्मिल्लाह खान क्या करते हैं, ये संगीतकार नहीं, ये तो शहनाई जो रहती है उसके लिए थे ये फेमस। तो अब मुझे आगे कि मुझे इन दोनों में से कोई एक आंसर लगाना है। अब मैथमेटिकली देखा जाए तो 50% संभावना है कि मेरा आंसर सही हो सकता है और इनकरेक्ट हो सकता है। तो मैंने आंसर यही लगाया जो कि बाई गॉड्स ग्रेस सही हो गया। लेकिन इसमें भी मैंने 4 ऑप्शंस को पहले काटा, 4 में से 2 ऑप्शन अलग किए, तब मैंने 2 से मैं आंसर पे पहुंचा। तो कॉमन सेंस का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप कई क्वेश्चंस को, कई आंसर्स को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक दो में नहीं, कई इसमें आप लगा सकते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग किस चीज़ का इलेक्शन कराता है। ऑप्शन में थे पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटी के, विधान सभा के। अब सोचिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनका इलेक्शन कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन कराएगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, मतलब अपने इंडिया लेवल पे, तो ये कौन सा इलेक्शन कराएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आंसर होना था विधानसभा। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल अगर आपने यूज किया, कंसेप्ट्स का यूज किया, तो कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आए थे। मैं अभी बाद में अगर आपको मतलब नीड है या ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चंस पर आएंगे, लेकिन अभी और आते हैं फिर से अपनी स्ट्रेटजी पर। तो पहला पॉइंट हमने देखा इसकी स्क्रीन से रिलेटेड। फिर हमने देखा पेपर को फास्ट कीजिए, ओवर थिंक नहीं कीजिए। एक स्ट्रेटजी हमने बना ली कि 6 सब्जेक्ट ऐसे ये। फिर हमने लॉजिक का यूज किया। अब पाँचवा पॉइंट क्या है कि अपने टाइम को सही से आपको मैनेज करना है। मैं इस पर बार बार फोकस करता हूँ, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये थोड़ा स्पेशल है कि एग्ज़ाम के बीच में आपको होप लूज नहीं करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ने जानबूझकर बीच में बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के पुट किए हैं। तो उनको देखकर ये नहीं सोचना है कि अरे क्या होगा। आपका मैक्सिमम टारगेट है कि आपको लास्ट क्वेश्चन 200 तक आना है। जब आप वहाँ आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो हार्ड क्वेश्चन कितने थे, मुश्किल से 20, 30, 40। तो आप तो अपना टारगेट बनाइए 150 क्वेश्चंस का कि मुझे 150 क्वेश्चंस करने, तो 50 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, ऐसे सोचिए, तो आपको उससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि एग्ज़ाम में थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनकरेक्ट भी आ रहे हैं, और ऐसे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इनकरेक्ट क्वेश्चन में आप सोचोगे कि आपने तो सही लगाया है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन इनकरेक्ट क्वेश्चन में यू डू नॉट हैव टू स्टक, इनमें फंसना नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में कि एक पर्सन है, उसने किसी सामान को 195% के ओवरऑल प्रॉफिट पर सेल किया है। अगर उस पर्सन ने ए से बी को सामान 20% के प्रॉफिट पर सेल किया, बी से सी को 30% के प्रॉफिट पर सेल किया, तो बताइए सी को डी को कितने परसेंट पर सेल करना होगा कि आपका ये 195% के इक्वल आ जाए। अब मैथमेटिकली आप इसे सॉल्व अगर करोगे तो जो आंसर मेरा आ रहा था वो ऑप्शन में था ही नहीं। सो अब आपको देखने में तो आसान लगता है, लेकिन आप सोचो कि सर आंसर ही क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जब आपने इस 195 को मैंने 95% किया तो आसानी से आंसर आ गया था। ऐसा मैंने क्यों किया था, क्योंकि मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अपने घर पर भी जब क्वेश्चंस किए थे, तो आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट था वहाँ पे। ओके, सो ऐसा भी वहाँ पे होगा। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, और वो भी जीएस का एक क्वेश्चन था। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, हार्ड था, इट वाज नॉट इजी। पॉलिटी में इन्होंने इस बार जो क्वेश्चन पूछे हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल हैं। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तब आप इसे कर पाएंगे। सो क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 19(1)(a), मतलब जो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन था कि ये आर्टिकल कौन सी स्थिति में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक ये दे रखा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
एक दे रखा था सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, एक दे रखा था ए एंड बी, और एक दे रखा था नीदर ए नीदर बी। अब आंसर इसका ए और बी दोनों था, लेकिन पॉइंट पता है क्या है कि वहाँ ऑप्शन सही से अरेंज नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन है जो इन्होंने दिया हुआ था ए एंड बी, वहाँ ए में तो कुछ अलग ही लिखा था। ए में लिखा था ना ही ए ना बी, बी ऑप्शन में लिखा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सी में लिखा था ए एंड बी बोथ, और डी में लिखा था सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब सोच के देखिए, जब ये कहता है ए एंड बी दोनों, तब हम इन दोनों को देखते हैं। ये तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन सही से अरेंज नहीं थे। तो इस केस में आपको समझना है कि ये जो लोग एग्ज़ाम पेपर को बना रहे हैं, उन्हें कितने सारे पेपर बनाने हैं, उन्हें क्वेश्चंस को भी देखना है कि वो ऑर्डर में ना हो, अनऑर्डर्ड हो। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इस केस में आपको अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना है एंड ये सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो सिर्फ मुझे नहीं, बाकी लोगों मतलब सबको इसका मार्क्स मिलेगा। सो जो अभी आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर फील हो उसे लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। सो यही बात थी कि कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, डू नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। ये क्या चीज़ है? बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से आता है। ऐसा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मैथ में और रीजनिंग में ये चीज़ होती है कि मैथ और रीजनिंग में अगर आपको कोई चैप्टर है जो अच्छे से आता है, या फिर आपको लगता है कि बस थोड़ा सा और होगा और आंसर आ जाएगा, लेकिन इस केस में आप उस क्वेश्चन पे 5 से 6 मिनट अगर निकालते हो तो ये बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि इसका आपको खामियाजा लास्ट में देखने को मिलेगा। सो आपको अपनी भावनाओं में नहीं बहना है कि नहीं अब तो आंसर निकालना ही है। नहीं, 2 मिनट से ज़्यादा हुए क्वेश्चन को छोड़ दीजिए कि अभी रुक जाओ, बाद में आके देखते हैं, क्योंकि आपने अगर उसमें ज़्यादा टाइम निकाल दिया तो आपको ये सही नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ अब क्या चीज़ है, अब बस यही स्ट्रेटजी है। इसके बाद मैं यही चीज़ आपसे बोलूँगा कि आपने बहुत एफर्ट किया है, यू हैव वर्कड हार्ड। सो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। साथ ही साथ अभी लास्ट में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बस अपना रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा रीड मत कीजिए। लास्ट में आपने जो भी किया है उसको ऊपर देखिए, एक नेचुरल रिवीजन कीजिए। कुछ जो स्टैटिक पार्ट हो जाए, जैसे आपका लकी, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर में शॉर्टकट की हुई, या फिर आपके लकी फुल फॉर्म हुए, तो शॉर्टकट की फुल फॉर्म ये बहुत ही स्टैटिक पार्ट हो जाते हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये अगर इनसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सीधे अटेम्प्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही हिंदी में आपके अनेकार्थी शब्द हुए, या फिर समानार्थी शब्द, या फिर पर्यायवाची शब्द, उनको आप देख सकते हैं। सो बस एक नज़र आपका एग्ज़ाम है तो एक नज़र रिवीजन कीजिए एंड एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में आए थे, अब देखिए क्वेश्चन तो सेम नहीं आने वाले हैं, लेकिन आई थिंक उन क्वेश्चन से आपको एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि करंट अफेयर से कितने हैं, और साइंस से, या फिर कंप्यूटर या पॉलिटी से जो क्वेश्चन, देखिए पॉलिटी से जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से कंसेप्चुअल थे, हिस्ट्री से स्टैटिक थे। सो ठीक है, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाता हूँ कि आप जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में क्या स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके गाइज।